गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के इस वीडियो में कैटलिसिस के एक बचे हुए टॉपिक्स पर बात करते हैं और फिर कोलॉइड की भी चर्चा करेंगे। एक टॉपिक मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि छूट गया है, जियोलाइट्स, सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। सेप सेलेक्टिव कैटलिसिस का नाम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा जो कैटलिसिस होती है वो कैटलिस्ट के सरफेस पे प्रेजेंट जो एक्टिव साइट्स होते हैं उनके शेप पे डिपेंड करता है। यूँ तो समझ लीजिए कि एंजाइम्स में भी वो जो एक्टिव साइट्स की बात किए थे उसके शेप पे डिपेंड करता है, लेकिन वहाँ हम शेप सेलेक्टिव इसलिए नहीं कह रहे थे क्योंकि वहाँ एक्टिव साइट का मतलब हम समझते थे कुछ पार्टिकुलर ग्रुप्स, कुछ ग्रुप्स जिससे एसोसिएशन होता है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का। वहाँ जैसे मैंने कहा था कि OH ग्रुप है, COH ग्रुप है, SH ग्रुप है, ये सब ग्रुप्स जो है वो एक्टिव साइट्स कहलाते थे। उनके साइज से मतलब नहीं था, उनके एक्टिव साइट्स से मतलब था, साइज पर डिपेंड नहीं करता था। इसलिए हम लोग एंजाइम्स को सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट के कैटेगरी में नहीं रखे थे। लेकिन यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे प्रेजेंट जो पोर्स होते हैं, जो एक्टिव साइट्स होते हैं, उन एक्टिव साइट्स के शेप और साइज पर डिपेंड करेगा इसकी कैटलिसिस। इसलिए इसका नाम रखा है सेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। सेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। अगर जो रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं उस रिएक्टेंट का साइज, शेप उस कैटलिस्ट के सरफेस पे प्रेजेंट पोर्स के साइज के कम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ तो फिर कैटलिसिस नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। तो हमें कहना क्या है कि एक ऐसा कैटलिसिस जिसमें कैटलिसिस जो है वो डिपेंड, एक ऐसा कैटलिस्ट जिसके द्वारा कैटलिसिस इस बात पे डिपेंड करता है कि उसके सरफेस पे जो एक्टिव साइट्स हैं उनके पोर्स का शेप एंड साइज क्या है, तो उसको हम कहेंगे सेप सेलेक्टिव कैटलिसिस। उसी में एक नाम आता है जियोलाइट्स का। जियोलाइट्स पढ़ा होगा 11th क्लास में, एक टॉपिक है सिलिकेट्स। तो सिलिकेट्स में जियोलाइट्स की चर्चा की जाती है। सिलिकेट्स एक बड़ा ही मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं और उसमें अलग अलग जगह पे मेटल आयंस जो है वो इंट्रोड्यूस करके हम उसमें केज लाइक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और उसी केज लाइक मॉलिक्यूल्स को जियोलाइट कहा जाता है। जियोलाइट एक मैक्रोमॉलिक्यूल है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है। कहा जाता है कि इसमें केज लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है और उस केज लाइक स्ट्रक्चर में पोर्स होते हैं और वो पोर्स कैसे बनते हैं मैं भी चर्चा करूँगा। लेकिन इससे पहले ये समझा दूँ मैं आपको कि ये जो जियोलाइट है आज के ज़माने में नए तरह का एक कैटलिस्ट है जिसका इस्तेमाल वाटर प्योरीफिकेशन में या वाटर के हार्डनेस को दूर करने में, आपने एक्सचेंज आयन एक्सचेंज रेजिन का नाम सुना होगा, आयन एक्सचेंज रेजिन, वहाँ इसी जियोलाइट का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें एक हार्ड वाटर का हार्डनेस हम हद तक दूर कर पाते हैं। और ये इसका बड़ा एप्लीकेशन है। जो हाइड्रेटेड फॉर्म होता है जियोलाइट का, उसका इस्तेमाल किया जाता है हार्ड वाटर के हार्डनेस को दूर करने में। और वाटर के हार्डनेस का मतलब हुआ कि उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस, सल्फेट आयंस, क्लोराइड आयंस, ये सब जो है वाटर को हार्ड बनाते हैं और इनका प्रेजेंस हटाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कटायन एक्सचेंज रेजिन, अनायन एक्सचेंज रेजिन। और वो जो रेजिन होता है वो एक्चुअली जियोलाइट्स होते हैं और उन जियोलाइट्स की मदद से हम वाटर का हार्डनेस रिमूव करते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया है कि जियोलाइट्स जो है वो एक्चुअली वो केज लाइक मॉलिक्यूल्स हैं। असल में वो जो केज लाइक मॉलिक्यूल्स है उसके द्वारा जो कैटलिसिस होती है वो डिपेंड करता है उस कैटलिस्ट के सरफेस पे प्रेजेंट पोर्स के शेप और उसके साइज पे। तो इसलिए इसका नाम भी पड़ा है सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट। जियोलाइट्स को सेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट कहा जाएगा, ठीक है। जियोलाइट्स जो होते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं ऑफ मेटल्स कौन कौन हो सकते हैं? सोडियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, मैंने लिख भी दिया है, नहीं सॉरी, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है। इन मेटल्स के सिलिकेट्स एल्यूमिनो सिलिकेट्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है MX/N AlO2X SiO2Y ZH2O। तो ये एल्यूमिनो सिलिकेट्स हुए जिनमें मेटल इंट्रोड्यूस किया गया है और वो मेटल हो सकते हैं कि सोडियम हो, पोटेशियम हो या कैल्शियम हो। ये कहलाता है
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। आप जानते भी होंगे किसी भी मॉलिक्यूल के लास्ट में .XH2O लिख देते हैं, इसका मतलब वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, मतलब एल्यूमिनो सिलिकेट्स हुए। जैसे ग्लास की बात कर रहे थे सॉलिड में, तो सॉलिड भी ग्लास भी एक सिलिकेट्स हैं, तो उसमें भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। ये सिलिकेट्स हैं, मतलब इसके क्रिस्टल को स्टेबल होने के लिए इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स वाटर के होने चाहिए, जिनको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है जेड मॉलिक्यूल्स। मैंने इसका सिग्निफिकेंस भी लिख दिया है। एन क्या है? चार्ज ऑन मेटल आयंस। अगर एक चार्ज है तो एन की जगह पर 1 रखेंगे, 2 है तो एन की जगह पर 2 रखेंगे। जेड जो है नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो मैंने लिखा जेड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। मेटल आयंस जो हो सकते हैं वो Na+ हो सकते हैं, K+ होते हैं, Ca++ हो सकते हैं। और ये जो पूरा का पूरा फॉर्म हुआ, ये पूरा का पूरा फॉर्म ये कहलाता है हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ जियोलाइट्स। इसको हम कहेंगे ये है हाइड्रेटेड फॉर्म, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। इसी हाइड्रेटेड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है वाटर के हार्डनेस को दूर करने में। जो हार्ड वाटर है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करना है, तो हमें हाइड्रेटेड जियोलाइट्स का इस्तेमाल करना होता है। जब इस जियोलाइट को गर्म करेंगे तो ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो रिमूव हो जाएगा, उड़ जाएगा। आप जानते भी है कि अगर गर्म करेंगे तो वाटर जो इवापोरेट कर जाएगा। तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इवापोरेट कर गया, उड़ गया, रिमूव हो गया। तब क्या होगा कि जहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स थे वहाँ पर खाली जगह बच जाएगा, वैकेंट स्पेस बच जाएगा, जिसको हम कहते हैं कि पोर्स बच जाएगा वहाँ। तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ से गायब हुए वहाँ पोर्स बन जाएंगे, और उस पोर्स का साइज होता है 200 से 700 पिकोमीटर के बीच में। और उन्हीं पोर्स में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स फिट बैठेंगे और कैटालिसिस होगी। इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का साइज उस पोर्स साइज से बड़ा हुआ तो कैटालिसिस नहीं होगी। इसका मतलब हुआ कि कैटालिसिस होने के लिए रिएक्टेंट का साइज पोर्स के साइज के बराबर होना चाहिए, कंप्लीमेंट्री होना चाहिए, उसमें फिट बैठना चाहिए, तभी जाके कैटालिसिस होगी। और वो पोर्स का साइज है 200 से 740 पिकोमीटर के आसपास। इससे बड़ा अगर कोई रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है तो उसकी कैटालिसिस जियोलाइट के द्वारा संभव नहीं है। मैंने ये लिख दिया है कि ओनली द रिएक्टेंट हैविंग साइज इन above रेंज 200 से 740 कैन इंटर इनटू द पोर्स एंड कैटालिसिस टेक्स प्लेस। तो इससे बड़ा अगर साइज होगा तो उसमें पोर्स में फिट ही नहीं बैठेगा। ये जो जियोलाइट्स हैं इनका इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा होता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज आप समझ रहे होंगे कि पेट्रोलियम वगैरह के क्रैकिंग में, पेट्रोलियम एक बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, उसको हम अलग अलग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसका इस प्रोसेस को कहते हैं क्रैकिंग। तो बहुत सारे बड़े बड़े हाइड्रोकार्बन्स के क्रैकिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोलियम के क्रैकिंग में हम लोग जियोलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। ZSM5 एक बड़ा ही फेमस, बड़ा ही वेल नोन जियोलाइट है। ZSM5 जियोलाइटिक सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी, इसका नाम हुआ जियोलाइट सीव ऑफ मॉलिक्यूलर पोरोसिटी 5। इस जियोलाइट का नाम है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है मिथेनॉल को पेट्रोल में बदलने के लिए। मिथेनॉल में अगर ZSM5 डाल देते हैं तो वो पेट्रोल में कन्वर्ट हो जाता है, और उसी के लिए ये लिखा भी है मैंने। मिथेनॉल में एक मॉलिक्यूल मिथेनॉल का लिया, उसमें ZSM5 डाला तो हमको कार्बीन का एक सीरीज मिल गया, बहुत सारे कार्बीन मॉलिक्यूल मिल गए। और ये कार्बीन आपस में मिलकर अलग अलग तरीके से यूनाइट होके इथेनॉल, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसका एक मिक्सचर बनाएगा। और आप जानते भी हैं कि यही मिक्सचर जो है वो कहलाता है पेट्रोल। पेट्रोल में इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग पेट्रोल। और इस तरह से हमें पेट्रोल मिल जाता है, गैसोलीन जिसका दूसरा नाम है, मिल जाता है। तो जियोलाइट्स जो हुए एक तरह का सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट है, जिसकी कैटालिसिस जियोलाइट्स के सरफेस पे प्रेजेंट जो एक्टिव साइट्स हैं उनके शेप और साइज पे डिपेंड करता है। इसलिए इसका नाम ही पड़ा है सेफ सेलेक्टिव कैटलिस्ट। तो इस तरह से ये चैप्टर जो हुआ कैटालिसिस, हम इसको चैप्टर ही कहते हैं। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हालांकि इस चैप्टर में टॉपिक के रूप में इसको रखा गया है। असल में ये चैप्टर ही होते हैं, क्योंकि
पहले हम लोग जब पुराने ज़माने की बात है तो कैटलिसिस एक चैप्टर हुआ करता था, जिसको अब एक टॉपिक के रूप में आपके सामने रखा गया है सरफेस केमिस्ट्री में। तो इस तरह से कैटलिसिस कंप्लीट हो जाता है। अब अगला टॉपिक जो है, यूँ कहिए कि लास्ट ही टॉपिक है इस चैप्टर का, लेकिन वो भी एक चैप्टर ही है, बहुत बड़ा टॉपिक है वो, और उसका नाम है कोलोइड। और कोलोइड कोलोइड को पढ़ने के लिए पहले कुछ बैकग्राउंड तैयार करना होगा। कोलोइड का मीनिंग क्या होता है, कोलोइड नाम कहाँ से आया, कोलोइड कहते किसको हैं, पहले ये समझ ले। तो आइए हम चलते हैं कोलोइड की तरफ। तो हम बात करते हैं कोलोइड्स की। कोलोइड्स एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम चारों तरफ से कोलोइड से घिरे हुए हैं। हमारा ब्लड कोलोइड है, हम ग्लू इस्तेमाल करते हैं, कोलोइड है, कोहरा लग जाता है, कोलोइड है, बारिश होती है, कोलोइड है, क्लाउड कोलोइड है। तो आप यूँ देखिएगा, हमारा ब्लड जो है वो कोलोइड है, जितने भी प्रोटीन्स हैं कोलोइड है, हमारे ब्लड में जो भी फ्लूइड्स हैं वो सभी कोलोइड हैं। तो कोलोइड से चारों तरफ से हम घिरे हुए हैं। ये कोलोइड क्या है, कोलोइड का कंसेप्ट कहाँ से आया, ये हमें समझ लेना चाहिए। कोलोइड के बारे में कहा जाता है कि कोलोइड इज़ नॉट ए सब्सटेंस बट इट इज़ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस, इट इज़ द स्टेट ऑफ मैटर। तो हम इसको कैसे समझें, कैसे ये स्टेट ऑफ मैटर है, हम इसको समझ लेते हैं कि कोलोइड को स्टेट कैसे कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, ये समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएं, हम पीछे जाएं, तो ये 1861 की बात है। इन 1861 एक साइंटिस्ट हुए थॉमस ग्राहम। उन्होंने देखा कि हम वाटर में ही सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस मिक्सचर बनाते हैं, ग्लू का, जिलेटिन का, सोडियम क्लोराइड का और शुगर का। तो इन सबों में डिफरेंस है, उनका बिहेवियर अलग अलग है। उन्होंने देखा, observed that aqueous mixture of glue मतलब गोंद, स्टार्च, जिलेटिन etc behave differently from the aqueous mixture of sodium chloride, sugar etc। उन्होंने देखा कि एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं स्टार्च का, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं ग्लू का, एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं जिलेटिन का, तो वो एक्वस सोल्यूशन जो सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है, शुगर का एक्वस सोल्यूशन, उससे डिफरेंट बिहेव करता है, उससे अलग तरह से वो पेश आता है। तो उसको कैसे पेश आता है वो देखिए। उन्होंने किया क्या कि एक बीकर लिया और उसमें फनेल डालकर, फनेल इसको कहते हैं, फनेल डालकर और इसमें एक फिल्टर पेपर लगाया जिसको कहते हैं पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर उन्होंने लगाया, पार्चमेंट पेपर। दूसरा भी बीकर लिया, उसमें फनेल लगाया, उसमें फनेल लगाया और उसमें भी पार्चमेंट पेपर का इस्तेमाल किया। ये जो हमने फ़िल्टर पेपर इसमें लगाया है वो है पार्चमेंट पेपर, एक स्पेशल टाइप का फ़िल्टर पेपर है। मैं लिख देता हूँ,
ए स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर, स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर, एक स्पेशल टाइप का फिल्टर पेपर है। इसमें डाला गया एक्वस मिक्सचर ऑफ स्टार्च, और इसमें डाला गया एक्वस मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम क्लोराइड का एक्वस मिक्सचर डाला गया। तो उन्होंने देखा कि ये पार्चमेंट पेपर को पार नहीं करता है। दिस मिक्सचर does not pass the parchment paper, ये पार्चमेंट पेपर को पास नहीं करता है, और ये एकदम नीचे चला आता है, पार्चमेंट पेपर को पार कर जाता है। दिस मिक्सचर पास द पार्चमेंट पेपर, यह पार्चमेंट पेपर को पास कर जाता है। तो यही डिफरेंट बिहेवियर है। तो उन्होंने कहा कि यह जस्ट एक चिपचिपा लगता है, लुक्स लाइक ग्लू, ग्लू के जैसा, मतलब स्टिकी, ये स्टिकी दिखता है। तो स्टिकी दिखने वाले को लैटिन वर्ड में कहा जाता है कोला। कोला एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है ग्लू लाइक, ग्लू लाइक, और इसी शब्द से बन गया कोलोवाइड। इसी से एक टर्म डेराइव किया गया कोलोवाइड। कोलोवाइड का मतलब होता है ग्लू लाइक। तो यहाँ पर स्टार्च, जिलेटिन या ग्लू को कोलोवाइड का नाम दिया गया। स्टिकी था वो, ग्लू लाइक मतलब कोलोवाइड हुआ, और जो सीधे पार कर गया था इसका नाम रखा गया क्रिस्टलवाइड। थॉमस ग्राहम नेम्ड इट क्रिस्टलवाइड, इसका नाम क्रिस्टलवाइड रखा गया। बाद में चल के जब एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया गया तो यह देखा गया लेटर ऑन it was found that mixture of NaCl in benzene cannot pass through the parchment paper. पार्चमेंट पेपर को वो पार नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि सोडियम क्लोराइड यहाँ पर, हेंस NaCl इज कोलोवाइड हेयर। यहाँ पर NaCl जो हुआ कोलोवाइड हो गया, और जो स्टार्च है, स्टार्च प्लस अल्कोहल, ये पास कर जाता है पार्चमेंट पेपर को, पास द पार्चमेंट पेपर। इसका मतलब कि स्टार्च जो हुआ वो यहाँ क्रिस्टलवाइड हो गया, जो स्टार्च है वो यहाँ क्रिस्टलवाइड की तरह बिहेव कर सकता है। तो इसका यह मतलब हुआ कि कोलोवाइड में जो हम बात कर रहे हैं कोलोवाइड की, वो हमारा क्लासिफिकेशन माकूल नहीं है, वह क्लासिफिकेशन एप्रोप्रिएट नहीं है, वो सही नहीं है, हमें इसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो
ये जो हम कह रहे हैं कोलोवाइड, इट मीन्स दिस क्लासिफिकेशन is not appropriate। यह क्लासिफिकेशन एकदम एप्रोप्रिएट क्लासिफिकेशन नहीं है। बाद में चल के ऐसा समझा गया कि अब जो क्लासिफिकेशन हमें करना है वो पार्चमेंट पेपर को पार करे या ना करे, इस पे न करना है, हमें पार्टिकल के साइज के बेसिस पर इसको क्लासिफाई करना है। hence concludedly the colloids are defined on the basis of the particle size। कहा गया कि कोलोइड में पार्टिकल साइज जो होगा वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा। कि इफ द पार्टिकल साइज ranges between 1 nanometer to 1000 nanometer, then it will be colloid। यह कोलोइड कहलाएगा। अगर पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच होगा तब वह कोलोइड कहलाएगा। तो अब बात ये आ गई कि उसके बाकी किसी बिहेवियर से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल मतलब है तो पार्टिकल साइज से। कोई भी चीज़ अगर उस रेंज में होगा, उस पार्टिकल साइज रेंज में होगा तो हम उसको कोलोइड कहेंगे। तो ये समझ लीजिए कि एनीथिंग इन दिस size range will be colloid। इस साइज रेंज में जो भी होगा हम उसको कोलोइड कहेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि कोलोइड कोई खास सब्सटेंस नहीं है, वह एक स्टेट हुआ जो केवल पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं हेंस colloid is not a particular substance। colloid is not a particular substance but it is the state of substance that depends only upon the particle size but not upon their physical or केमिकल आइडेंटिटी। उसके फिजिकल और केमिकल आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यह केवल पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। कहता है कि अगर एक बात मैं बता दूं, अगर कोई कोलोइड है, कोई मिक्सचर कोलोइड है तो उसको हम सॉल कहते हैं, कोलोइडल मिक्सचर।
कोलोइडल मिक्सचर जो होगा उसको सॉल कहा जाएगा, सॉल। तो अगर गोल्ड है उस रेंज में, इफ गोल्ड इज इन 1 to 1000 नैनोमीटर रेंज, 1 to 1000 नैनोमीटर रेंज, तब उसको कहा जाएगा गोल्ड सॉल, ये कोलोइड हुआ। वैसे ही अगर सल्फर उस रेंज में है तो उसको सल्फर सॉल कहा जाएगा। अगर सिल्वर उस रेंज में है तो उसको सिल्वर सॉल कहा जाएगा, उसको सिल्वर सॉल कहा जाएगा। ये सारे के सारे कोलोइड्स होंगे। तो कह दिया कि जो भी कोलोइड्स हैं वो कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है, कोई भी सब्सटेंस जिसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा, हम उसको कहेंगे कि वो कोलोइड है। तो कोलोइड कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस नहीं हुआ, यह एक स्टेट है जो केवल पार्टिकल साइज पे डिपेंड करता है। अब कुछ बातें समझ लिया जाए। कोलोइड एक मिक्सचर हुआ, कोलोइड एक मिक्सचर है, और वो किस तरह का मिक्सचर है अभी बात कर लेते हैं। एक मिक्सचर जिसमें पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में रेंज करे वो कोलोइडल मिक्सचर कहलाएगा, कोलोइडल सॉल कहलाएगा। सॉल भी कहते हैं, जेल भी कहते हैं, इमल्सन भी कहते हैं। आइए सब कुछ हम लोग समझते हैं कि कैसे हम उसका नाम रखते हैं, सॉल, इमल्सन, जेल वगैरह वगैरह। तो इसको समझ लेना है। सॉल, इमल्सन और जेल वगैरह कैसे कह रहे हैं, इस बात को समझना है। आपने एक टर्म पढ़ा होगा मिक्सचर। मिक्सचर का डेफिनेशन बचपन से ही ये मिक्सचर पढ़ते आए हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more components, 2 या 2 से अधिक कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन को हम मिक्सचर कहते हैं। 2 or more components इन एनी रेशियो में कह देना चाहूँगा, इन एनी रेशियो। यहाँ रेशियो फिक्स नहीं है तो हम उसको मिक्सचर कहते हैं। यह मिक्सचर 2 तरह का होता है, ये भी आप सभी जानते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ये भी आप जानते हैं। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, 2 तरह के मिक्सचर हुए। होमोजीनियस मिक्सचर में कहता है कि एकदम सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स जो भी होंगे उसमें उनका सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ऐसे मिक्सचर को हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। और अगर सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हुए, इफ़ 2 कंपोनेंट्स आर देयर, अगर इसमें 2 कंपोनेंट्स हुए तो हम उसका नाम रखते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ये हम लोग इसको कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट्स हुए उसमें से एक मेजर कंपोनेंट कहेंगे
मेजर कंपोनेंट और एक माइनर कंपोनेंट, एक कम अमाउंट में जो होगा, एक माइनर कंपोनेंट। तो मेजर कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहा जाता है, नोन एज सॉल्वेंट, और माइनर कंपोनेंट को सॉल्यूट कहा जाता है, ये भी जानते हैं आप, नोन एज सॉल्यूट। और सॉल्यूशन के लिए ऐसा हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं कि सॉल्यूट्स आर डिसॉल्व्ड इनटू सॉल्वेंट, सॉल्यूट्स आर dissolved into solvents. In a solution, solutes are dissolved into the solvent. solutes solvent में dissolved होते हैं। और एक बात इसमें बता दूं कि सॉल्यूशन में जो पार्टिकल साइज होता है, पार्टिकल साइज ऑफ सॉल्यूट वो छोटा होता है 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर से इसका साइज छोटा होगा, इसलिए ये पार्चमेंट पेपर को आसानी से पार कर जाएगा। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन मिक्सचर में कहता है कि अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स, अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट्स। जो भी कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं उनका अनसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है सस्पेंशन और एक होता है कोलोवाइड। सस्पेंशन एंड कोलोवाइड 2 टाइप हुए इसके। सस्पेंशन में कहता है कि पार्टिकल साइज जो होगा, पार्टिकल साइज बड़ा होता है 1000 नैनोमीटर से, और यही कारण है हेंस द सस्पेंशन settles down if left for some time। अगर कुछ समय के लिए उसको छोड़ दिया जाए तो सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, क्योंकि मास ज़्यादा है, साइज बड़ा है तो मास ज़्यादा है, ग्रेविटेशन का असर होगा। और इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर। बालू और पानी का जो मिक्सचर है उसको अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, वो नीचे बैठ जाएगा। ये सस्पेंशन हुआ। सस्पेंशन में पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा। कोलोवाइड जो है वो एक ऐसा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। और इसमें कहा जाता है कि दे नेवर सेटल्ड डाउन, ये कभी भी सेटल डाउन नहीं होंगे, नेवर सेटल डाउन इवन लेफ्ट फॉर लॉन्ग टाइम। अगर यह लंबे समय के लिए भी छोड़ दिया जाए तब भी ये सेटल डाउन नहीं होगा, तब भी ये सेटल डाउन नहीं होगा। और इसको कहते हैं हम लोग कोलोवाइड। कोलोवाइड में जो 2 कंपोनेंट्स होंगे, 2 कंपोनेंट्स, उनका नोमेनक्लेचर थोड़ा अलग होता है। कोलोवाइड्स में जो 2 कंपोनेंट होता है उसमें से एक होता है मेजर कंपोनेंट, और एक होता है माइनर कंपोनेंट।
माइनर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट एंड माइनर कंपोनेंट। तो जो मेजर कंपोनेंट है उसको कहा जाता है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, और शॉर्टकट में उसको हम लोग डीएम लिखा करते हैं। और जो माइनर कंपोनेंट्स होते हैं उनको कहा जाता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड फेज, और इनको शॉर्टकट में डीपी लिखा जाता है, डिस्पर्स्ड फेज। कोलॉइड के लिए जो हम सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं कि कोलॉइड में डिस्पर्स्ड फेज डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड होते हैं, ऐसा कहा जाता है। हम कोलॉइड के लिए क्या लिखते हैं ये बात यहाँ मैं लिख देता हूँ। इन कोलॉइड्स द डिस्पर्स्ड फेज इज dispersed into the dispersion medium, ऐसा हम लोग कहते हैं। मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज है वो डिस्पर्सन मीडियम में डिस्पर्स्ड है, फैला हुआ है, ये हम लोग कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ सॉल्यूशन में देखिए कि सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हो गया था सॉल्वेंट में, वहाँ डिसॉल्व नहीं हुआ, वहाँ उसकी आइडेंटिटी है, वो केवल डिस्पर्स्ड हो गया है और वो सेटल डाउन भी नहीं होगा। ये कोलॉइड की बात है। कोलॉइड को जनरली जो कोलॉइडल मिक्सचर है, कोलॉइडल मिक्सचर इज जनरली written as सॉल, हम लोग उसको सॉल लिखते हैं। सॉल लिख देने का मतलब ही हुआ कि वह कोलॉइडल सिस्टम है, वह कोलॉइडल मिक्सचर है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो कोलॉइड को लिखने का अपना एक तरीका भी है, हम लोग उसको केवल और केवल सॉल लिख देते हैं। सॉल लिख दिया मतलब ये कोलॉइड है। अब एक बात समझ लीजिए कि कोलॉइड में अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो निश्चित रूप से इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा। पार्टिकल साइज छोटा है तो सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका वेराइटीज़ ऑफ यूजेज हैं। कोलॉइड का वेराइटीज़ ऑफ यूजेज है, और हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी जो कोलॉइड है उनका अलग इम्पोर्टेंस है। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ लिख देना चाहता हूँ कि ड्यू टू ए स्मॉलर साइज the surface area is very large, and so they find great application। उनका बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे लाइफ में, इंडस्ट्रीज में, जनरल लाइफ में, बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। इनका अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, अलग यूज है इनका कोलॉइड्स का। यूँ कह दे कि जो भी कफ सिरप है वो मेडिसिन है, आई ड्रॉप है मेडिसिन है वो कोलॉइड है, आई ड्रॉप है वो मेडिसिनल कोलॉइड है। इवन कि एक होता है एंटीमनी सॉल, जिसका इस्तेमाल काला जार के ट्रीटमेंट में किया जाता है। एंटीमनी सॉल काला जार की इकलौती दवा है। तो ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि कोलॉइड्स जो है वो उनका बहुत बड़ा एप्लीकेशन है इन द मेडिसिन, एज ए मेडिसिन, एज ए बायोमोलिक्यूल्स। बहुत बड़ा इसका इस्तेमाल है कोलॉइड्स का, और इसको हम समझेंगे भी। कोलॉइड्स कैसे, जैसे मिट्टी जो है वो भी कोलॉइड है, नदी जो है वो मिट्टी को बहा के लाती है, ह्यूमस को बहा के लाती है, ये सारे के सारे कोलॉइड है। बारिश होती है कोलॉइड है, कुहासा लगता है कोलॉइड है, फॉग लग जाता है कोलॉइड है, क्लाउड जो है वो कोलॉइड है। हमारे चारों तरफ हम कोलॉइड से घिरे हुए हैं, स्मोक जो है वो कोलॉइड है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं क्लियर हो जाएंगी। कोलॉइड को और भी आगे बढ़ाएंगे। अभी तो कोलॉइड को केवल समझा हम लोगों ने कि कोलॉइड होता क्या है,
और कोलॉइड के लिए हम जो नए जो स्पेशल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बताया कि कोलॉइड्स के लिए जो हम सॉल कहते हैं, कोलॉइडल मिक्सचर को हम सॉल कहेंगे, और कोलॉइड्स के लिए डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज जो हम सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट इस्तेमाल करते थे सॉल्यूशन में, उसके लिए हम लोग यहाँ डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज इस्तेमाल करते हैं। तो अब बात रही कि ये जो मिक्सचर है कोलॉइड, वह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हुआ। मैं कहीं लिख देना चाहूँगा कि कोलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक सेंटेंस और लिख देना चाहता हूँ कि कोलॉइड इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने हेट्रोजीनियस के साइड में ही लिखा हुआ भी है, यह एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। कोलॉइड एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जो सेटल डाउन नहीं होता, इसमें पार्टिकल साइज 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में रेंज करता है। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो हमें ये देखना है कि डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर कोलॉइड्स कितनी तरह के हो सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस और सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो तीनों का तीनों को मिला के 9 तरह का होना चाहिए, लेकिन 2 गैस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, इसलिए टोटल कोलॉइडल सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं? 8 तरह के, जिसमें गैस टू गैस जो होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं बनाएगा, इसलिए हम उसको कोलॉइड के कैटेगरी में नहीं रखेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ कोलॉइडल सिस्टम्स, देखते हैं। तो डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज के फिजिकल स्टेट के बेसिस पर अभी डिस्कस कर चुके हैं, हम बता चुके हैं आपको कि 8 तरह के कोलॉइडल सिस्टम हो सकते हैं, क्योंकि नौमा जो गैस इन गैस होगा वो पॉसिबल नहीं है, वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, और कोलॉइड जो है वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसलिए 2 गैस कभी भी कोलॉइड बना नहीं सकते हैं। तो उसके बेसिस पर 8 डिफरेंट टाइप्स के कोलॉइडल सिस्टम्स हो सकते हैं। और उसमें देखिए मैंने लिख दिया है, टेबल बना दिया है कि डिस्पर्स्ड फेज मतलब जो माइनर कंपोनेंट होगा, डिस्पर्सन मीडियम मतलब जो मेजर कंपोनेंट होगा, डीएम और ये डीपी। सॉलिड हो और सॉलिड हो तो उसका नाम होगा सॉलिड सॉल, उसको कहेंगे हम लोग सॉलिड सॉल। तो यहाँ एक कंक्लूजन हम लिख देना चाहते हैं कि इफ both the components are solid, तब उसका नाम रखा जाएगा, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे? सॉलिड सॉल, सॉलिड सॉल, उसका नाम रखा जाएगा सॉलिड सॉल। उसके एग्जाम्पल्स भी मैंने लिखे हैं, एलवाइज हुआ, कलर ग्लास हुआ, ग्लास जो कलरफुल होता है, या जेम स्टोन्स जो अंगूठी वगैरह पहनते हैं वो जेम स्टोन्स, वो सॉलिड सॉल है, वह एक कोलॉइडल सिस्टम है। फिर हमने फेज को सॉलिड लिया है और इसको लिक्विड लिया है। अगर लिक्विड है तो उसका सीधा सा नाम होगा सॉल। कहने का मतलब है कि अगर इफ डीएम इज लिक्विड, अगर डीएम जो है वो लिक्विड है, देन नेम विल बी सॉल, नेम विल बी सॉल। जैसे अगर वाटर है, अगर लिक्विड जो है डीएम वाटर है, तब इसका नाम होगा हाइड्रोसॉल, हाइड्रोसॉल। अगर डीएम अल्कोहल है तो उसका नाम होगा अल्कोसॉल, तब उसका नाम होगा अल्कोसॉल। अगर डीएम बेंजीन है, अगर डिस्पर्सन मीडियम बेंजीन है तो इसका नाम होगा बेंजोसॉल, बेंजोसॉल। मतलब उस लिक्विड के नाम के बाद सॉल लगा देना है, उस कोलॉइडल सिस्टम का वही नाम होगा। तो मैंने कहा कि अगर डिस्पर्स्ड फेज सॉलिड है, डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड है तो उसको सॉल कहेंगे। और उसके एग्जाम्पल्स हैं पेंट, स्टार्च इन वाटर, अभी शुरू में बात भी किया था,
गोल्ड सॉल, सिल्वर सॉल, एंटीमनी सॉल, ये उसके एग्जाम्पल हुए। अगर फिर से डिस्पर्स फेज सॉलिड हो और डिस्पर्सन मीडियम गैस हो तब उसका नाम होगा एरोसॉल। डिस्पर्सन मीडियम गैस हो तो उसका नाम होगा एरोसॉल। ये बात मैं यहाँ लिख देना चाहता हूँ कि इफ़ डिस्पर्सन मीडियम इज गैस इन द कोलोइडल सिस्टम, अगर कोलोइडल सिस्टम में डिस्पर्सन मीडियम गैस है देन इट विल बी एरोसॉल। हम लोग उसको एरोसॉल कहेंगे, एरोसॉल, उसका नाम होगा एरोसॉल। चाहे डिस्पर्स्ड फेज कुछ भी हो, डिस्पर्सन मीडियम के बेसिस पर हम इसका नाम रखते हैं एरोसॉल। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा भी एरोसॉल। जैसे स्मोक हुआ, डस्ट स्टॉर्म, धुआं, धूल भरी आंधी जो होती है वह एक कोलोइडल सिस्टम है और ये सॉलिड इन गैस एरोसॉल है। अब बात करते हैं लिक्विड का। अगर डिस्पर्स फेज को हम लिक्विड कर दें और ये सॉलिड है तो उसका नाम होता है जेल। जेल एक स्पेशल नाम हुआ जिसमें डिस्पर्सन मीडियम होगा सॉलिड और डिस्पर्स फेज होगा लिक्विड। डीपी अगर लिक्विड हो और डीएम अगर सॉलिड हो तब उसी को हम लोग कहेंगे कि यह जेल है। जेल बहुत पेस्ट, टूथपेस्ट जो होता है वो जेल होता है, शेविंग क्रीम जेल होता है, बाल खड़ा करने वाला बेराइल क्रीम जेल होता है, तो ये सब जेल है। जेल का मतलब हुआ कि डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड, तो वो जेल कहलाएगा। उसके एग्जाम्पल्स लिखा मैंने, जेल, जेली है, बटर है, बटर इमल्सन में भी आता है, चीज़ इमल्सन में भी आता है, कर्ड, ये सब जेल के एग्जाम्पल्स हुए। लिक्विड इन लिक्विड, अगर दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड है तब उसका स्पेशल नाम होता है इमल्सन। अगर डीपी भी लिक्विड हुआ और डीएम भी लिक्विड हुआ तो वैसे कोलोइडल सिस्टम का नाम होगा इमल्सन। एक स्पेशल नाम इसका पड़ता है इमल्सन, इसको हम लोग इमल्सन कहते हैं। जैसे हमारा मिल्क एक इमल्सन है जिसमें दोनों ही कंपोनेंट लिक्विड होते हैं, जैसे मिल्क हुआ, कॉड लिवर ऑयल हुआ, वगैरह वगैरह। लिक्विड इन गैस, फिर उसको एरोसॉल कहा। देखिए मैंने लिखा भी था कि अगर डिस्पर्सन मीडियम गैस है तो उसका नाम होगा एरोसॉल। तो फिर ये एरोसॉल हुआ, उसके एग्जाम्पल्स हैं मिस्ट, फॉग, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड्स स्प्रे, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, अगर डिस्पर्स फेज गैस है, डिस्पर्सन मीडियम सॉलिड है तो उसको कहा जाएगा सॉलिड फोम, सॉलिड फोम। और उसके एग्जाम्पल्स हैं प्यूमिस स्टोन, रबर, ब्रेड, वगैरह वगैरह। गैस इन लिक्विड, फिर इसको सीधे कहते हैं फोम। गैस और लिक्विड को कहते हैं फोम। मतलब डीपी अगर गैस है और डीएम अगर डीपी अगर गैस है, डीएम अगर लिक्विड है तब इसका नाम होता है फोम। जैसे साबुन का झाग, ये फोम का एग्जाम्पल हुआ, सोडा वाटर एक फोम का एग्जाम्पल हुआ। और दो गैस मिलके कभी भी कोलोइड्स तो बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि कारण भी मैंने लिख दिया, बताया भी था कि दो गैस हमेशा होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं और कोलोइड कभी भी होमोजीनियस मिक्सचर हो नहीं सकता है। इसलिए यहाँ गैस इन गैस जो कोलोइडल सिस्टम होगा वो पॉसिबल नहीं है, वो नहीं होगा। अब हम इस क्लासिफिकेशन को यहीं छोड़ते हैं। अब अगला क्लासिफिकेशन जो है वो है कि अगर हम किसी डिस्पर्स्ड फेज को किसी डिस्पर्सन मीडियम में डालते हैं तो दो पॉसिबिलिटी होगी। एक तो उस फेज को मीडियम से एफिनिटी होगी या उस फेज को उस मीडियम से एफिनिटी नहीं होगी। तो इसके बेसिस पर, मतलब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डीपी एंड डीएम, तो उसमें दो टाइप्स आते हैं, लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। और इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्योंकि ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। आज मैंने आपको कोलोइड इंट्रोड्यूस किया है कि कोलोइड क्या होता है और कोलोइड्स के लिए जो हम स्पेशल टर्म्स इस्तेमाल करते हैं
वो कौन कौन से टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, ये डिफरेंट है, बाकी सारे के सारे मिक्सचर्स ये डिफरेंट है। और आप धीरे धीरे जैसे जैसे कोलोइड में आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखेंगे कि कोलोइड आपके बायोलॉजिकल सिस्टम्स को कंट्रोल करने में, या मेटाबॉलिक प्रोसेस को कंट्रोल करने में, या हमारे लाइफ को सुचारू रूप से चलाने में कितनी अहम भूमिका निभाता है। देखेंगे कि सारी के सारी चीज़ें सब के सब कोलोइड्स हैं, और हम लोग कोलोइड से चारों तरफ से घिरे हुए हैं। तो इस पर हम बृहद चर्चा फिर से करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया, और वीडियो देखते हैं तो कम से कम लाइक ज़रूर दें। और फिर से नए जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। और हाँ, वो बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सही समय पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारा ये जो चैनल है वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड है केमिस्ट्री और केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए, और हम दिन रात यही कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो लाभकारी मटेरियल है वो आप तक पहुँचाए, यूजफुल मटेरियल आप तक पहुँचाए जो आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये इस विश्वास के साथ आज का लेक्चर समाप्त करते हैं कि आप जो लोग भी देख रहे हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और लाइक बटन देना नहीं भूलेंगे आप। और हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, जब हम लायोफिलिक लायोफोबिक कोलोइड्स के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।